बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 9। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट, मैनेज या कंट्रोल होती है। सो वेलकम डियर ऑल टू दिस लेक्चर ऑन रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसका रेगुलेशन क्यों जरूरी है? जिससे कि जो रिएक्शन कैटेलाइज हो, जब जिस किस्म की आवश्यकता किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, वो ही बायोमोलिक्यूल्स जो हैं आगे या तो सिंथेसाइज हो या उनका ब्रेकडाउन हो, एनर्जी की जरूरत हो तो विशेष किस्म के मेटाबॉलिक पाथवेज यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हम ग्लूकोज लेते हैं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, वो या तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है या फैट में, या ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, या कुछ एक अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल उसमें कन्वर्ट होता है। अब हर एक के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत है, पर वो उनके फंक्शन कैसे होते हैं, इक्वल अमाउंट थोड़ी बनते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स के। जब जैसी आवश्यकता हो उसी हिसाब से एंजाइम एक्ट करती हैं, यानी कि दे कैन बी स्विच्ड ऑफ एंड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और डिमांड। Hence the regulation of enzyme activity. इसको रेगुलेट करने की ये कुछ एक मेथड्स हैं, such as allosteric regulation, covalent modification, zymogen cleavage, induction और repression एंजाइम के सिंथेसिस का, और रेगुलेशन इनका आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम आते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन पे। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, as the name indicates, is the regulation of enzyme activity by another site or an additional site called as the allosteric site. ये एक्टिव साइट से हटकर एक दूसरी साइट होती है, अदर साइट और द एलोस्टेरिक साइट। इसमें एक्टिव जो सब यूनिट्स होती हैं उनको कहते हैं सी सब यूनिट एंजाइम के ऊपर, और जहां दूसरी मॉलिक्यूल्स या दूसरा किस्म का मॉलिक्यूल बाइंड होता है, अफेक्टर जो कि अफेक्ट करता है उस मॉलिक्यूल की एंजाइम की एक्टिविटी को, उसको कहते हैं इफेक्टर बाइंडिंग साइट या आर सब यूनिट या रेगुलेटरी सब यूनिट, क्योंकि ये ही रेगुलेट करेगी, हम देखेंगे किस तरह, एंजाइम की एक्टिविटी को। तो सी सब यूनिट एक्टिव साइट, और जहां रेगुलेटर अदर साइट, जहां पे रेगुलेटर लग रहा है, इफेक्टर लग रहा है, उसको कहेंगे हम आर सब यूनिट। और एक से ज्यादा एलोस्टेरिक साइट जो है वो किसी भी एंजाइम में हो सकती है। अब इस एलोस्टेरिक रेगुलेशन को हम सबस्ट्रेट और इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर दो किस्म में डिवाइड कर सकते हैं, या तो होमोट्रोपिक रेगुलेशन या हेट्रोटोपिक रेगुलेशन। होमोट्रोपिक रेगुलेशन उसको कहते हैं कि जब सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल है वो ही मॉलिक्यूल अफेक्टर भी हो, यानी कि सी साइट पे भी वही लगा है और आर वाली जो अदर एलोस्टेरिक साइट है वहां पे भी वही लगा है। इस तरह की एक्टिविटी अक्सर एक्टिवेटर्स में देखी जाती है, और इस एक्टिवेशन को हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी। जैसा कि बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन पे, क्योंकि वही हीमोग्लोबिन पे एक्टिव साइट में भी लग रहा है सी साइट, और वही आर साइट में भी कोऑपरेटिविटी। इससे ऐसे चेंजेस कन्फर्मेशनल आते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का जो है बाइंडिंग एक्टिव साइट पे वो इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड हेट्रोट्रोपिक रेगुलेशन, जबकि सबस्ट्रेट और अफेक्टर ये दोनों फर्क मॉलिक्यूल्स, और ये एक्टिवेट भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बाइंड होती है हीमोग्लोबिन में, क्योंकि एक साइड पे तो क्या लग रही है, ऑक्सीजन। तो इसको कहेंगे हम हेट्रोट्रोपिक रेगुलेशन। अब इसके अलावा हम रेगुलेशन को कैटेगराइज ऐसे भी कर सकते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन को, कि किस तरह से हमारा एक्शन है रेगुलेटर का, क्या वो इनहिबिट कर रहा है हेट्रोट्रोपिक और होमोट्रोपिक के अलावा,
वो तो इफेक्टर और एक्टिवेटर वो मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर है, लेकिन एक्शन के बेसिस पर ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी हो सकता है और ये एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन किस केस में कहेंगे? जबकि इनहिबिटर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इसमें गतिरोध पैदा करता है, इनहिबिट करता है, सो एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, ऐसे उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं कि उस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे चेंजेस आएंगे कि शेप ही ऐसा चेंज हो जाएगा कि सबस्ट्रेट जो उस पर बाइंड हो रहा है उसका अलग शेप, और एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया तो उसमें बाइंड ही नहीं हो सकता है, तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, तो आगे को रिएक्शन ही नहीं चलेगा, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, उसमें गतिरोध आ गया, वो इनहिबिट हो गई। ऑन द अदर हैंड एलोस्टेरिक एक्टिवेशन में एक्टिवेटर जब एलोस्टेरिक साइट पे लग रहा है, एक्टिवेटर यानी कि इस केस में जो अफेक्टर है उसकी एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिवेटर की तरह, उसका एक्शन क्या है, वो एक्टिवेटर है, उस साइट में बाइंड हो रहा है एलोस्टेरिक में, और उससे कन्फर्मेशनल चेंज ऐसा आ जा रहा है उसमें कि अब और इजिली हमारा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में बाइंड हो जा रहा है, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इस केस में बढ़ जाएगी। सो इट इज नोन एज एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। For example, by means of these diagrams, one can see if this is an enzyme and this is the substrate. The substrate now on this enzyme, if it binds, then only it can form the product. अब ये जो यहाँ हमारा एंजाइम का शेप है, ये उसका टेंस शेप है। टेंस मतलब कॉशलैंड मॉडल है, ये टेंस ऐसा है कि जैसे बिल्कुल सबस्ट्रेट, इसके शेप और इसके शेप में आप देख रहे हैं कितना फर्क है। इसके लिए ऐसी खुली जगह चाहिए, वो नहीं है, तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसके ऊपर बाइंड ही नहीं कर सकता है, इसका शेप अलग है और ये टेंस सिकुड़ा हुआ सा है समझ लीजिए। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में ये हुआ कैसे ऐसा शेप, क्योंकि ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल लगा इस साइट पे, ये तो एक्टिव साइट है एंजाइम की, और ये है अदर साइट और दी एलोस्टेरिक साइट। इस साइट में जब मॉलिक्यूल लगा, ऐसा चेंज आया कि सिकुड़ सी गई एंजाइम, कन्फर्मेशनल चेंज आया, तो इसको हम कहेंगे इस केस में इनहिबिटर। और एंजाइम का ये शेप जो है ये कहेंगे टेंस, टेंस शेप। और इस टेंस शेप में, जैसा कि जब हम टेंशन में होते हैं, वर्क आगे को होने में दिक्कत, और वहीं अगर हम रिलैक्स्ड होते हैं, एवरीथिंग फंक्शन स्मूथली, उसी एनालॉजी को लेते हुए टेंस शेप है इसका। देखिए तो क्या होगा इस केस में, अब आप देख रहे हैं कि एम जो है वो बढ़ गया, यानी कि इस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। Km, you know what Km is? The Michaelis constant। तो ये सबस्ट्रेट है, ये देखिए चेंज आ गया इसमें, जैसे ही इनहिबिटर यहाँ बाइंड हुआ, अब आप देख रहे हैं सिकुड़ के इस तरह हो गया, टेंस फॉर्म में आ गया। सो एलोस्टेरिक इनहिबिशन, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एंड ऑन द अदर हैंड, ये जो है इसका एंजाइम के केस में, जब ये यहाँ पे हमारा अदर साइड पे ये लगा मॉलिक्यूल, तो इस केस में ये कहलाएगा एक्टिवेटर। इनहिबिटर ना होके ये क्या है, एक्टिवेटर। क्यों? क्योंकि इससे कैसे शेप में आ गई, देखिए ये रिलैक्स्ड फॉर्म में आ गया, रिलैक्स्ड फॉर्म, इस तरह का साइज हो गया, सिकुड़ा नहीं, तो इसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इजिली इसके अंदर बाइंड हो जाएगा। दिस शुड बी ए, ओके। तो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा ए, एक्टिवेटर, यहाँ लगे हैं हमारे इनहिबिटर और ये लगा है हमारा एक्टिवेटर, रीड इट एज ए। रिलैक्स फॉर्म में आ गया इसके लगते ही, ये साइट टेंस ना होके सिकुड़ नहीं रही है, आपके खुल रही है, जिससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इजिली इसमें बाइंड हो गया, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और Km
जो है वो कम, यानी कि इजिली सबस्ट्रेट, कम सबस्ट्रेट में ही हमारा इजिली प्रोडक्ट बन जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में इसका रिवर्स होगा। So this is allosteric regulation, both activation as well as inhibition. Let us see an example. इसका एक बहुत ही important example है ATCase यानी कि aspartate trans carbamylase। ये जो एंजाइम है देखिए, इसमें क्या होता, कार्बोमाइल फॉस्फेट, ये है हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट, और ये है एस्पार्टेट, CH2 CO CO CHNH2, the amino acid. Now carbamyl phosphate and aspartate, ये एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज में यानी कि एटीकेस, इस एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर एटीपी इन दिस केस, ये जो दूसरी एलोस्टेरिक साइट पे, इसकी दी अदर साइट वहां लगता है ना, तो क्या होगा, उससे रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाएगी हमारी एंजाइम। रिलैक्स फॉर्म में आएगी तो ये इसके सरफेस पे, एक्टिव साइट पे ये बाइंड हो जाएंगे। ये सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड हो जाएगा, प्रॉक्सिमिटी, close together, reaction will occur. As a result of that, a product will be formed. तो बन गया हमारा प्रोडक्ट कार्बोमाइल एस्पार्टेट, NH2CO, ये रिमूव हो गया, यहाँ आ गया NH CH CH2CO CO negative, carbamyl aspartate, and through a number of these pathways finally it forms CTP, CTP। अब ये CTP जो है ये काम आता है फर्दर थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जब ये CTP एक्सेस में बन गया तो ये क्या होगा, अब एक्सेस में बन गया है तो अब ये कैसे रेगुलेट हो, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो ये एटीकेस में जो एलोस्टेरिक साइट है, दूसरी बाइंडिंग साइट है एटीकेस में, जहां पहले एटीपी बाइंड हो रहा था वहां सीटीपी बाइंड हो जाएगा। जैसे ही सीटीपी उस साइट में आया, ये वाली यूनिट्स में जो इसकी रेगुलेटरी यूनिट है, एक तो एक्टिव सी यूनिट और दूसरी रेगुलेटरी आर, अब यहाँ पे आया एलोस्टेरिक साइट पे, तो इससे ऐसे कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे कि वो इनएक्टिव या टेंस फॉर्म में आ जाएगी हमारी एंजाइम। जैसे इस फॉर्म में आई तो कहना चाहिए टेंस फॉर्म में आ गई, जो अब जिस साइट पे ये दोनों बाइंड हो रहे थे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अब वो शेप ही चेंज हो गया। वो एक्टिव साइट जो है उसका शेप ऐसे बदला कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए अब उसमें जगह ही नहीं है, टेंस हो गया, सिकुड़ गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अब ये सिंथेसिस जो है उसमें रुक जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा या रेगुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट हमारे पास बन गया है क्या, सीटीपी। तो एक्सेस जो है वो इसको इनहिबिट करने में काम आएगा। So this is a very important example, ATCase, of allosteric regulation. One can see by means of this graph, और ये बात जानना जरूरी है कि ये जो है एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो है ये हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये तो है हमारा रेट किसका, फॉर्मेशन का, प्रोडक्ट का, एन कार्बोमाइलेज एस्पार्टेट फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी सीटीपी से किस तरह ये रेगुलेट हो रहा है, एटीपी पॉजिटिव रेगुलेटर और ये या एक्टिवेटर, और सीटीपी को कहेंगे, इस मॉलिक्यूल को कहेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम, ये इनहिबिटर या नेगेटिव रेगुलेटर। तो इसमें देखिए बीच का जो दिखा रखा है कर्व, एस्पार्टेट का जो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल हमारा है एटीकेस का कैसे रिएक्शन हो रहा है। अब
CTP का एडिशन, ये ग्रीन लाइन, पहले देखिए रेड लाइन, ATP का एडिशन जो है आप देख रहे हैं क्या है, ATP के एडिशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये नीचे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ है। अब ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब ATP एडिशन से क्या हुआ, कम सबस्ट्रेट में ही आप देख रहे हैं रेट जो है काफी ज्यादा है, और यहाँ पे इधर यही रेट पहुंचने के लिए आपको क्या लगा, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा, Km जो है वो कहाँ चला गया है, ये Km इस रेट पे ये रिड्यूस हो गया है। So this is the graphical representation of how the normal ATKase curve, this is the curve on ATP addition, rate is increased, we can see rate is increased, and here for this rate increase we require a large amount of the substrate. So regulation of ATKase by ATP and CTP, ये है हमारा यहाँ सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ देखिए एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, यहाँ तो इतनी ही है एक्टिविटी क्योंकि ये एक्टिविटी को ये डिपेक्ट कर रहा है, और इसी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे इसका नॉर्मल और ATP के केस में जो है इंक्रीज्ड रेट है। Now coming to the next type of regulation which is covalent modification. ये reversible inhibitors होते हैं, ये बहुत important हैं एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। तो किस तरह रेगुलेट करेंगे कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से, जो है ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह एंजाइम की एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोवैलेंट मॉडिफिकेशन या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो फॉस्फोरिलेशन, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अमीनो एसिड साइड चेन में लगता है, और अमीनो एसिड जो ज्यादातर केसेस में है वो सेरीन, थ्रेओनीन या टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं, और इससे कई बार जब ये लगता है ये ग्रुप फॉस्फेट, तो फॉस्फेट ग्रुप लगने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी या तो इंक्रीज हो जाती है या वो कुछ केसेस में डिक्रीज हो जाती है। फॉस्फोरिलेशन के बाद वो एक्टिव हो जाता है या कई बार कुछ केसेस में वो इनएक्टिव हो जाता है। अब हम देखेंगे कैसे, देखिए सेरीन है, OH ग्रुप लगाया ये एंजाइम, क्या हो रहा है, ATP चेंजेस टू ADP, क्यों, क्योंकि एक यहाँ हमारा ग्रुप लग गया है फॉस्फेट, कहाँ से आया, ATP किस में चेंज हुई, ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस न्यूक्लियोटाइड नाउ चेंजेस टू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। कौन सी एंजाइम के प्रेजेंस में, प्रोटीन काइनेज, मल्टीपल एंजाइम्स आर फंक्शनिंग, कैस्केड ऑफ एंजाइम्स साइड बाय साइड, जब जिसकी जरूरत हो अकॉर्डिंगली वैसे ही मॉडिफिकेशन या रेगुलेशन होता रहता है सिस्टम में। तो ये सेरीन है, सेरीन अब क्या हो गया, फॉस्फोरिलेट हो गया, किसकी प्रेजेंस में, प्रोटीन काइनेज। इसका रिवर्स देखिए, अब जब ये वाटर की प्रेजेंस में इसमें से फिर रिलीज हो जा रहा है, ये निकल जा रहा है प्रोटीन फॉस्फेटेस, ये मदद करता है इसको ये तोड़ने में, ये बॉन्ड फॉस्फेट का बॉन्ड टूट गया और वापस यहाँ पे लग गया उसकी जगह क्या, OH। अब यहाँ जब OH लगा है ये इसका क्या है, कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म, और ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म। नॉट नेसेसरली इन ऑल, सब एंजाइम्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ में ये फॉर्म एक्टिव होता है और कुछ में ये फॉर्म एक्टिव। यहाँ जो रिप्रेजेंट करा गया ये कैटालिटिकली इसका एक्टिव फॉर्म है जब इसमें OH ग्रुप लगा है, और फॉस्फोरिलेशन के बाद जो कि किसकी मदद से होता है, इस एंजाइम प्रोटीन काइनेज की मदद से, जब ATP ADP में चेंज होता है तो ये इसका है इनएक्टिव कोवैलेंटली मॉडिफाइड फॉर्म।
ये बहुत यूजफुल है इन द कैस्केड ऑफ रिएक्शन विच गोज ऑन, या एंजाइमेटिक कैस्केड जो एक के बाद एक एंजाइम्स रिएक्ट करती हैं, स्पेशली as far as we can see in the case of our glucose metabolism. तो ये किस तरह होगा देखिए, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज से यहाँ दिखा रखा है। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज और ग्लाइकोजन सिंथेज, ये दो एंजाइम्स हैं जो बहुत यूजफुल होती हैं इसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ये एक्टिव कब होती है? जब इसका फॉस्फोरिलेटेड स्टेट होता है उस केस में। और ये सिंथेज जो है वो कब है एक्टिव? इन डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट। ये उस केस में एक्टिव है जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा हो, और ये वाली एंजाइम एक्टिव होती है जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ हो। अब हम देखें कि कैसे ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस रेगुलेट हो रहा है बाय अ कैस्केड ऑफ मैकेनिज्म्स और रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग साइड बाय साइड, और ये किस तरह होते हैं जैसी जरूरत होती है बॉडी को उस हिसाब से, इसका डिग्रेडेशन और इसका सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन जो है जीपी इंडिकेटिंग फॉस्फोरिलेज और जीएस इंडिकेटिंग सिंथेज। तो जो जीएस है देखिए वो किस तरह इसमें एक्टिव हो रहा है, हम देखें किस तरह मदद कर रहा है इस रिएक्शन में। और जीपी जब फास्टिंग स्टेट होता है, फास्टिंग स्टेट, खाना नहीं खाया, तो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन फॉस्फोरिलेज की प्रेजेंस में डिग्रेडेशन ये ऊपर चला जाता है क्योंकि हमें जरूरत है एनर्जी की, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो स्टोरेज पार्ट है वो नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। ऑन द रिवर्स जब सफिशिएंट डाइट हम लेते हैं तो ग्लाइकोजन सिंथेज की प्रेजेंस में उसमें से कुछ कन्वर्ट हो जाती है स्टोर हाउस के फॉर्म में हमारी डाइट में से, तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है क्योंकि सफिशिएंट हमने खाया है, तो हमारा स्टोर हाउस जो है वो बढ़ने लगता है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। और ग्लाइकोजन का जो डिग्रेडेशन है वो कहाँ चले जाता है? नीचे, क्योंकि ग्लाइकोजन डिग्रेड कब होगा? जब हमें जरूरत होगी एनर्जी की। अभी हमें सफिशिएंट मिल रही है बिकॉज हमने काफी डाइट ले ली है, तो हम स्टोर हाउस बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं वो एनर्जी को, कैसे? ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करके। कौन सी एंजाइम्स की प्रेजेंस में? ग्लाइकोजन सिंथेज। और ये फास्टिंग स्टेट में कौन सी एंजाइम एक्टिव है? जब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस नीचे चला जा रहा है, जब हमें एनर्जी की जरूरत है, जो स्टोर हाउस है उससे ग्लाइकोजन धीरे धीरे टूट रहा है, डिग्रेड हो रहा है, जिससे वो एनर्जी हमें मिल जाए, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की प्रेजेंस में। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म किससे रेगुलेट हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है? किन दो एंजाइम्स की एक्टिविटीज से? ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ये फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में और ये विदाउट द फॉस्फेट अटैचमेंट। बोथ एंजाइम्स, ये दोनों एंजाइम्स इन टर्न, ये कैसे रेगुलेट होती हैं? ये होती है एलोस्टेरिक और हार्मोनल लेवल से, और जिसमें हार्मोनल लेवल जो है इसका वो है रिवर्सिबल फॉस्फोरिलेशन। तो जीपी और जीएस ये दोनों एंजाइम्स कोवैलेंट मॉडिफिकेशन से हमारा रेगुलेशन कर रही हैं, किसका? ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस और ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन, जो निर्भर करता है वेदर we are in the fasting state or we have sufficient diet. Now, this is another type of important regulation of enzyme activity, which is regulation by proteolytic cleavage. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं और एक्टिव फॉर्म में वो चेंज होती हैं। उसमें से कुछ एक पोर्शन जो है उसको कट करके, क्योंकि बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में जो वो होती हैं तो उनको कहते हैं जाइमोजेन या प्रो एंजाइम। और ये क्यों इस फॉर्म में होती हैं? क्योंकि तब उस फॉर्म में उसकी एक्टिविटी कुछ नहीं होती। क्यों नहीं होगी इसकी एक्टिविटी? देखिए जैसे किस किस्म की है, क्योंकि जैसे ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन तो कहाँ ये पैंक्रियास में वर्क करेगी, तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में होगी तो हमारा पैंक्रियास या ऑर्गन ही जो है उसी की प्रोटीन को वो डिस्ट्रॉय करने लगेगी। तो इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजेन में के फॉर्म में ये होगी, और जब ये छोटी इंटेस्टाइन में जाती है
जहाँ की हमारा पार्शली डाइजेस्टेड खाना होता है, तब जाके ये एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिनोजेन जो है एक्टिव ट्रिप्सिन में चेंज होगी। तो कहने का मतलब है इनएक्टिव फॉर्म में है, इसी फॉर्म में बनती है लॉन्गर इनएक्टिव फॉर्म, और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द एक्टिव एंजाइम, उसमें चेंज हो जाती है। इसको हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। वो टूट गई और टूट करके एक्टिव फॉर्म में ये चेंज हो गई, और इस इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलेंगे जाइमोजेन या प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम क्या है? इनएक्टिव प्रिकर्सर। फिर एंजाइम कट होती है अंदर ही बॉडी के मैकेनिज्म के द्वारा, और जिससे एक्टिव फॉर्म बन जाए। इसका क्या फायदा? यहाँ एटीपी की जरूरत नहीं होती प्रोटियोलिटिक क्लीवेज में। जैसा एग्जांपल में देखें कि ट्रिप्सिनोजेन है और ये एंटेरोपेप्टिडेज की मदद से बना लेगी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और ट्रिप्सिन से और ज्यादा ट्रिप्सिन बनती है, और इसके अलावा ये दूसरी एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करती है। ट्रिप्सिन कुछ बन गई तो वो खुद ट्रिप्सिनोजेन को फिर क्या करेगी, और ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगी और दूसरी एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी। इसीलिए ट्रिप्सिन का बनना इस एंजाइम की प्रेजेंस में, एंटेरोपेप्टिडेज ये भी एक एंजाइम है, इसको हम कहते हैं मास्टर एक्टिवेशन स्टेप। क्योंकि ट्रिप्सिन बहुत सारी जाइमोजेंस को, बहुत सारी ऐसी इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में फिर चेंज करेगा। तो ये मास्टर कंट्रोलर है एंजाइम ट्रिप्सिन, जो कि खुद ट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है? ट्रिप्सिन में। किस एंजाइम की मदद से? एंटेरोपेप्टिडेज। जहां इसकी जरूरत हो वहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां ये सिंथेसाइज होती है वहां नहीं, जहां जरूरत है वहां। इसी तरह एक्टिवेशन प्रो इलास्टेज का इलास्टेज में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज का कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, प्रो लाइपेज का लाइपेज में, और काइमोट्रिप्सिनोजेन का काइमोट्रिप्सिन में। जहां जरूरत हो वहीं ये एक्टिवेट होती हैं बाय मींस ऑफ डिफरेंट अदर एंजाइम। और मास्टर जो इसमें हमारी है एंजाइम मास्टर, जो वो हमारी क्या है? द एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन, जो कि किससे बनी है? ट्रिप्सिनोजेन। तो हम देखें किस तरह एक्टिवेशन कई एंजाइमोजेंस का जो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, कैसे होगा? HCl से एक्टिवेशन होता है पेप्सिनोजेन स्टमक में। पेप्सिनोजेन किस में चेंज होती है? एक्टिव पेप्सिन में। एंटेरोकिनेज ये ट्रिप्सिनोजेन को किस में? ट्रिप्सिन में। थ्रोम्बोकिनेज और कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। और ऑटो एक्टिवेशन पेप्सिनोजेन पेप्सिन की मदद से और किसमें चेंज होगी? फिर और पेप्सिन बनाएगा। तो ये है रेगुलेशन बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हुई है बॉडी में, और ये इनमें कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन समझ लीजिए कि इनमें एक ढक्कन सा लगा होता है, वो ढक्कन रिलीज हुआ, हटा, या चॉप हुआ, काटा। कैसे चॉप हुआ? बाय मींस ऑफ, कहना चाहिए हटाया उसमें से, बाय मींस ऑफ द एक्शन ऑफ other enzymes of creating different suitable atmospheres such as this pH level HCl activating pepsinogen to pepsin. Now induction and repression of enzyme synthesis. इसमें क्या होता है देखिए, जेनेटिक कंट्रोल, इंडक्शन इंड्यूस कर रहे हैं, या रिप्रेशन या सप्रेशन, एंजाइम का बनना ही जो है इसमें कंट्रोल किया जाता है। कैसे? कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द mRNA नीडेड फॉर एन एंजाइम सिंथेसिस। ये जो हमारा मेथड है जो एंजाइम को रेगुलेट करने का, वो उससे हम एंजाइम का कंसंट्रेशन जो है वो कंट्रोल करते हैं, और ये रेगुलेशन जेनेटिक लेवल में होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है mRNA का, उसको कंट्रोल करके। क्या इन्वॉल्वमेंट है? इंडक्शन, रिप्रेशन और एनहांसमेंट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ऐसी प्रोटीन्स होती हैं
जो कि जेनेटिक लेवल पे ही इसमें एक्शन करके रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहाँ बाइंड करती हैं, टू डीएनए, जिससे कि या तो इंड्यूस हो जाए या ब्लॉक हो जाए या इंक्रीज हो जाए किसका फंक्शन, आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जिससे कि हमारी एंजाइम सिंथेसिस हो। तो जेनेटिक कंट्रोल है एंजाइम सिंथेसिस का थ्रू रिप्रेशन, इंडक्शन और enhancement of the transcription. On a genetic level, this regulation occurs. Now, the next control या regulation is regulation by isozymes और isoenzymes. ये isoenzymes क्या हैं कि ये enzymes जो हैं वो 3 डायमेंशनल, जैसे कि आइसोमर्स होते हैं ना, वैसे ही कुछ उसी किस्म से समझ लीजिए। 3 डायमेंशनल स्टीरियो आइसोमर्स जैसे होते हैं, वैसे इनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है एंजाइम्स में, आपस में एक ही एंजाइम्स के जो है आइसो एंजाइम एग्जिस्ट करती है। तो होमोलोगस एंजाइम जो कि कैटेलाइज करेंगी एक ही टाइप के रिएक्शन को, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो भिन्न होगा, फर्क होगा। तो क्योंकि ये डिफरेंस है इनमें, तो एक ही टाइप के रिएक्शंस को ये रेगुलेट करेंगी अलग अलग जगह पे। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड का इनमें सीक्वेंस फर्क होता है, इसलिए इनके अलग अलग काइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं, कोई फास्ट एक्टिंग होती है, कोई स्लो होती है, और अलग ही इनकी रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज होती है। और इससे जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जो जरूरत है, जहां जहां जिस हिसाब से स्पीडें जैसे इसमें जरूरत है उस हिसाब से आइसो एंजाइम्स एक्ट करेंगी हमारे टिश्यूज में या उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस में। क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में कहीं फास्ट कहीं स्लो, जैसा मैकेनिज्म चाहिए उस हिसाब से आइसो एंजाइम्स जो है ये एक्ट करेंगी। इनका हम जो एग्जाम्पल दें, क्योंकि इनका जो वी मैक्स होता है और माइकलिस कांस्टेंट भी जो होता है, केएम भी होता है, वो भी फर्क होता है। तो हम देखेंगे इसमें कि इसका उदाहरण, जो इसका इम्पोर्टेंट एक उदाहरण है वो एलडीएच है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ये कैटलाइज करता है सिंथेसिस ग्लूकोज का बनने को कैटलाइज करता है। किस केस में? एनारोबिक एयर की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये आइसोजाइम्स जो है ना, 2 किस्म की होती हैं इस एंजाइम की। एक तो एच आइसोजाइम होती है और एक एम आइसोजाइम। एच आइसोजाइम जो है ये वाली एंजाइम, ये आइसोजाइम जो कंट्रोल कर रही है, आइसो एंजाइम, ये ज्यादा होती है हार्ट फंक्शंस, यानी कि बेटर फंक्शन करती है। ये पाई भी वहां ज्यादा जाती है जहां की एरोबिक एनवायरनमेंट हो, हार्ट में, क्योंकि हार्ट फंक्शंस में यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। और इसी की एम आइसोजाइम जो है, इट इज एक्सप्रेस्ड मोर फ्रीक्वेंटली इन द स्केलेटल मसल्स, और ये बेटर फंक्शन करती है एनारोबिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, एच आइसोजाइम हार्ट फंक्शन, एम आइसोजाइम एनारोबिक एनवायरनमेंट। किसकी है ये जो एंजाइम्स हैं या आइसोजाइम्स हैं, एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की। नाउ इन आइसोजाइम्स की मदद से हम टिश्यू डैमेज ये भी मालूम किया जा सकता है। डैमेज हार्ट मसल, जैसा कि हार्ट अटैक या ऐसे एलिमेंट्स के दौरान हो। जब हार्ट मसल डैमेज होते हैं तो सेल्यूलर मटेरियल में क्या मिलेगी, एच आइसोजाइम। तो एच आइसोजाइम जो है वो उसका इंक्रीज हो जाता है लेवल ब्लड सैंपल्स में। तो इसका मतलब है कि हमारी जो हार्ट सेल्स हैं वो क्या हैं, डैमेज्ड है। इंडिकेशन, क्योंकि ये वही मिलती है तो ब्लड सैंपल्स में पाया जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा एच आइसोजाइम का। तो दैट मीन्स देयर हैज बीन अ डैमेज इन द हार्ट। एक और उदाहरण आइसोजाइम का है, हेक्सोकिनेस। इसका सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज होता है और एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हमने देखा कि कितने किस्म से हमारी रेगुलेशन होती है ऑफ आर
एंजाइम एक्टिविटी। जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट सबसे शुरू में लिया गया है वो है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन indicates the regulation of the enzyme activity by another molecule at another site। और ये साइट कौन सी है? ये साइट है हमारी अदर या एलोस्टेरिक साइट। So I think by and large we have covered the different ways by means of which the enzyme is regulated. So thank you.